वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई हिस्ट्री के पाठ 8 किसान जमींदार और राज्य के पार्ट 3 का डिस्कशन करेंगे। आशा है आप लोग इस डिस्कशन को पूरे इंटरेस्ट के साथ देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो पाठ 8 है उसका जो पार्ट 3 है उसका प्रत्यय है। इसमें हम जमींदारों के बारे में जानेंगे। जो भू राजस्व प्रणाली थी, यानी भूमि से किस तरह से कर इकट्ठा किया जाता था, राज्य जो है भूमि से, गांव की भूमि से किस प्रकार से कर इकट्ठा करता था, उसे भू राजस्व प्रणाली कहते हैं। चांदी का भाव मुगल काल में भारत में बहुत अधिक चांदी आ रही थी और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्यों आ रही थी, कैसे आ रही थी और किसने इस चीज़ को पकड़ा, किसने इस चीज़ को बताया। दूसरा, अबुल फजल की जो आईने अकबरी थी, उस आईने अकबरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसके क्या भाग थे, उसमें किस किस चीज़ का वर्णन था। और अगला, मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव, यानी एक जो टाइम लाइन है, जो काल रेखा है, उसको भी हम इसमें देखेंगे। 16वीं 17वीं सदी के भारत में जमींदारों की क्या भूमिका थी? 16वीं 17वीं सदी का जो भारत था उसमें जमींदारों की क्या भूमिका थी, यानी मुगल काल के समय जमींदारों की क्या भूमिका थी। जमींदारों की कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन वह कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। जमींदार जो है भूमि के मालिक होते थे, वो किसानों से अपनी भूमि करवाते थे और उसका कुछ हिस्सा वो राज्य को कर के रूप में देते थे और कुछ अपने गुजारे के लिए रखते थे। तो इस तरीके से जमींदार जो है वो भूमि के मालिक तो होते थे, लेकिन कृषि उत्पादन में उनका जो है सीधा हाथ नहीं होता था, लेकिन उनका गुजारा जो है वो कृषि उत्पादन से ही चलता था। वो जमीन के मालिक होते थे। ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं उन्हें मिली हुई थी। ठीक है, वो जमीन के मालिक होते थे क्योंकि राज्य जो है जमींदारों को जमीन देता था, तो वो जो है जमीन के मालिक तो होते थे। ग्रामीण समाज में जमीन के मालिक होते थे, इसलिए ग्रामीण समाज में उनकी ऊंची हैसियत होती थी, उनको इज्जत की दृष्टि से देखा जाता था और कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी उन्हें मिली हुई थी। ठीक है, तो वो गांव के जमींदार होते थे, इसलिए गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे। ठीक है, और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उनको समृद्ध माना जाता था। ऊंची जाति से संबंध और राज्य की खिदमत करने के कारण जमींदारों की हैसियत बढ़ी हुई थी। ऊंची जाति से उनका संबंध होता था। ये ज्यादातर जमींदार जो होते थे या तो ब्राह्मण होते थे या राजपूत होते थे। ठीक है, उस काल में तो ज्यादातर ब्राह्मण और राजपूत होते थे, तो ये ऊंची जाति से संबंध रखते थे। ठीक है, और ये राज्य की खिदमत भी करते थे। राज्य को यदि इनकी किसी प्रकार की सेवा की जरूरत होती थी, इनके सैनिकों की जरूरत होती थी, ठीक है, या अन्य कोई जिम्मेदारी राज्य इन्हें देता था, तो उसे पूरा करते थे। इसलिए राज्य जो है इनको प्रमुखता देता था और इनकी हैसियत भी इसी वजह से बढ़ी हुई थी कि इनका राज्य से सीधा लिंक होता था। ठीक है, जमींदार जो किसान लोग होते थे उनका भी जमींदार और राज्य, यानी किसान और राज्य के बीच में जमींदार होते थे। ठीक है, तो किसान जो है सीधा राज्य से संपर्क नहीं करता था, वो जमींदार से संपर्क करता था और जमींदार जो है वो राज्य से संपर्क करता था। तो इसलिए जमींदार की हैसियत ग्रामीण समाज में बहुत ज्यादा थी। जमींदार अपनी मिल्कियत को बेच सकते थे। जमींदारों के पास जो जमीन होती थी, जिसके वो मालिक होते थे, वो उसे बेच सकते थे, किसी और के नाम भी कर सकते थे, उसे गिरवी रख सकते थे। तो जो जमीन थी वही उनकी समृद्धि का कारण थी। तो अब आप देखिए, जमींदार, ये जमींदार और किसान, किसान खेती करने वाला, उसके पास अपना छोटा भूभाग भी है जिसका वो मालिक है, लेकिन ज्यादातर जमीन किसकी होती थी? जमींदार की होती थी। ठीक, जमींदार उस से वो जमीन लेता था और उसके बदले में उसको कर देता था जमींदार को, और जमींदार उस कर को अपना गुजारा करने लायक काट करके उसको राज्य को भेज देता था।
तो इस तरह से जमींदार बीच में एक मेडिएटर था। किसान और राज्य के बीच में जमींदार एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। जमींदार खेती नहीं करता था, उत्पादन में उसका कोई हाथ नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसका अपना गुजारा जमीन के उत्पादन से ही होता था। जो किसान लोग उसको कर देते थे, उसी से उसका गुजारा होता था। वे राज्य की ओर से कर वसूल करते थे, जिसके लिए उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। ठीक है, राज्य जो है वो सीधा किसानों से कर वसूल करने के लिए नहीं आता था, वो जमींदार को देता था, और जमींदार जो है उस जमीन का कर इकट्ठा करता था, और उस कर को इकट्ठा करने के बदले में राज्य उसे मुआवजा देता था। उसके बदले में उसे कुछ हिस्सा देता था कि इतना हिस्सा आप रख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जमींदार एक मीडिएटर था जो बीच में रहता था। जमींदारों के पास अपने किले, अपने सैनिक, जिसमें घुड़सवार, तोपखाना, पैदल सिपाहियों के जत्थे थे, तो इनकी ताकत का एक जरिया था। जमींदार के पास अपने किले भी होते थे, अपने सैनिक भी होते थे, अपने घुड़सवार भी होते थे, अपना तोपखाना भी होता था। ठीक है, और इससे उनकी अपनी ताकत तो दिखाई देती ही थी, बल्कि वो राज्य की मदद के लिए भी इस अपने पूरे लाव लश्कर को लेकर के जाते थे। यदि मुगल कालीन गांव के सामाजिक संबंध एक पिरामिड है, मुगल कालीन गांवों में, मुगल काल के जो गांव होते थे उनमें यदि देखा जाए जो समाज के लोग हैं उनके जो संबंध है, तो उसमें यदि उनका पिरामिड बनाया जाए तो उनमें सबसे शीर्ष पर जमींदारी होता था, यानी सबसे ऊंचा ओहदा जमींदार का ही था गांव में। ठीक है, अबुल फजल के अनुसार इसका कारण उनका ऊंची जाति का होना था, और वो सबसे शीर्ष पर इसलिए होते थे कि एक तो वो ऊंची जाति के भी होते थे, दूसरा वो भूमि के मालिक भी होते थे, तीसरा राज्य से उनके सीधे संबंध होते थे, चौथा वो गांव के किसानों से कर वसूल करते थे और उस कर को वो राज्य को पहुंचाते थे और अपनी गुजर बसर करते थे। तो इन सभी कारणों से जमींदारों की गांव में बहुत ज्यादा इज्जत होती थी, उनकी हैसियत बहुत ऊंची मानी जाती थी। जमींदारी को पुख्ता करने की एक धीमी प्रक्रिया यह थी कि नई जमीनों का प्रयोग, अधिकारों का हस्तांतरण, ऐसा वह राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर करते थे। जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया यह थी, जो जमीन कृषि योग्य नहीं थी या जिस पर कृषि नहीं हो रही थी, ऐसी जमीन को वो जो है ले लेते थे और वो किसानों को देते थे और उस पर खेती करवाते थे, तो उनके पास जमीन का रकबा बढ़ जाता था। ठीक है, एक तो ये बात थी। दूसरा, वो अधिकारों का हस्तांतरण भी कर देते थे। कई बार वो लोगों को दे देते थे, भाई चलो तुम करो इस जमीन को, ये जमीन तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है, कर हमें देते रहना। वो राज्य के आदेश से या फिर खरीद करके भी कई बार अपना रकबा बढ़ा लेते थे, यानी अपना जो कृषि क्षेत्र होता था उसको वो बढ़ा लेते थे। ठीक है, और किसानों से फिर उसे करवाते थे, तो किसानों को रोजगार भी मिलता था, प्लस जमींदार को उसका अपना कर भी मिलता था, और प्लस जो भूमि बेकार पड़ी होती थी वो उत्पादन करने लग जाती थी। तो इससे बड़े फायदे भी होते थे जमींदार की तरफ से। जमींदारों की खरीद फरोख्त से गांव में मौद्रिकरण की प्रक्रिया शुरू किया। वो गांव में हाट भी लगाते थे जहां सभी लोग अपनी फसल बेचने आते थे। जमींदार जो है अपनी खरीद फरोख्त भी करते थे, बहुत सारी फसलें वो खुद भी खरीदते थे और अपनी फसलों को भी बेचते थे। तो उसके लिए वो क्या करते थे, गांव में हाट लगाते थे वो, ठीक है, एक बाजार लगाते थे गांव में। ठीक है, उस बाजार में वो अपने उत्पादन भी बेचते और खरीदते थे, प्लस किसान लोग भी वहां पर आते थे और अपने उत्पादन बेचते और खरीदते थे। ठीक है, तो इस तरीके से गांव में मौद्रीकरण यानी मुद्रा का प्रयोग गांव में इस तरह से उन्होंने शुरू किया था जमींदारों ने। ठीक है, अब बाजार में कोई चीज खरीदी और बेची जाएगी तो मुद्रा के द्वारा ही खरीदी और बेची जाएगी। ठीक है, वह नई जमीनों को बसाने के लिए खेतिहरों को खेती के साजो सामान उधार देकर उन्हें बसाते थे, जिससे उनके पास खेतों की बड़ी बड़ी पट्टियां हो जाती थी। वो नई जमीनों को कब्जाते थे और उनको जमींदारों को, किसानों को देते थे। जमींदार लोग नई जगहों को कब्जाते थे जहाँ खेती नहीं हो रही होती थी, वहाँ वो किसानों को उसे देते थे, उस पर खेती करवाते थे, और यदि किसानों के पास
बैल नहीं होते थे, हल नहीं होते थे, कृषि में लगाने के लिए लागत नहीं होती थी, तो वो उसको उधार देते थे और उस जमीन को वो कृषि योग्य बनवाते थे। इस तरह से उनकी जमीन की पट्टियां बढ़ती चली जाती थी। ठीक है। यद्यपि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्ते पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण के आधार पर मजबूत थे। ठीक है। शोषण करने वाला तबका था जमींदार जो है, वो किसानों से जो है बगैर मेहनत के ही मालिकाना हक के आधार पर कर लेते थे, उनसे बेगार भी लेते थे। ठीक है। लेकिन फिर भी किसान लोग उन पर भरोसा करते थे। ठीक है। क्योंकि एक तो जमींदार और किसानों का लंबे समय तक रिश्ता बना रहता था, परंपरागत रिश्ता बना होता था। ठीक है। दूसरा पैतृकवाद और संरक्षण, और कई बार जब किसानों के ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति आती थी या गांव में किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, तो ऐसे समय पर किसानों की मदद भी यही जमींदार लोग करते थे। इसलिए जमींदारों का और किसानों का जो संबंध था वो इस तरह का था कि भले ही जमींदार किसानों का कितना भी शोषण कर ले, लेकिन किसान लोग जमींदारों को फिर भी महत्व देते थे और उन्हीं की बात मानते थे। जमींदार किसानों में इतनी लोकप्रिय थे कि राज्य के खिलाफ होने वाले कृषि विद्रोह में किसानों ने जमींदारों का समर्थन किया। अब जमींदारों के और किसानों के संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। राज्य तो किसानों के संपर्क में नहीं रहता था। ठीक है। लेकिन जमींदार तो सीधा उनके संपर्क में रहता था, इसलिए उनके संबंध जमींदारों के साथ ज्यादा अच्छे थे, राज्यों के साथ ज्यादा अच्छे नहीं थे। जब जमींदार जो है राज्य के प्रति विद्रोह करता था, तो वो जमींदार का साथ देते थे, राज्य का साथ नहीं देते थे। ठीक। भक्ति संतों ने भी अपनी रचनाओं में राज्य और राज्य से अधिकारियों को तो अपना गुस्सा निकाला, लेकिन जमींदार और साहूकारों के विषय में वो चुप रहे हैं। क्योंकि जमींदार और साहूकार जो है वो किसानों की मदद भी करते थे, उनका शोषण भी करते थे, प्लस उनकी मदद भी करते थे। आपत्ति काल के समय वो उनकी मदद भी करते थे। वो भक्ति संतों को भी दान दक्षिणा देते थे। इसलिए भक्ति संत जो है वो राज्य और राज्य के अधिकारियों के बारे में तो बुरा भला कहते हैं, लेकिन जमींदारों के बारे में बुरा भला नहीं कहते, क्योंकि आम जनता जो है वो जमींदारों को महत्व देती थी, जमींदारों की इज्जत करती थी, जमींदारों के प्रति अपना प्रेम भाव रखती थी। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली। ठीक है। अब भूमि से किस तरह से कर लिया जाता था राज्य के द्वारा, वो इसमें बताया जाएगा कि राज्य जो है भूमि जो होती थी, जो कृषि योग्य जो भूमि होती थी, उससे राज्य जो है किस प्रकार से कर लेता था वो इसमें बताया जाएगा। कृषि उत्पादन और भूमि से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी, इसलिए ही इन कार्यों के लिए एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा हुआ था। तो कृषि उत्पादन और भूमि से मिलने वाला राजस्व, कृषि में होने वाले उत्पादन, ठीक है, जो भी वस्तुएं कृषि में पैदा हो रही हैं वो, प्लस उससे मिलने वाला राजस्व यानी कर, वो जो है मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। मुगल साम्राज्य जो है आर्थिक रूप से जिन चीजों के ऊपर टिका हुआ था, उसकी जो आर्थिक मजबूती जिन चीजों पर टिकी हुई थी, उसमें जो भूमि राजस्व था वो एक बहुत बड़ी भूमिका थी उसकी। ठीक है। यानी मुगल साम्राज्य का की जो आर्थिक जो आमदनी थी, जो उसकी रोजाना की आमदनी थी, उसमें कृषि से प्राप्त राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा था। व्यापार का भी था, अन्य चीजों का भी था। ठीक है। दूसरे राज्यों पर कब्जा करके वहां से प्राप्त किए गए खजाने भी होते थे। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो उसका जो आर्थिक स्रोत था वो भूमि से प्राप्त राजस्व ही था। इसलिए उन्होंने इन कार्यों के लिए एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा किया था राज्यों ने, कि वो किसानों से ठीक तरीके से राजस्व और कर का वसूली कर सके। दीवान नामक मंत्री की देखरेख में राज्य की वित्तीय व्यवस्था को संभालने के लिए हिसाब रखने वाले राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल होते थे। तो दीवान नामक एक मंत्री होता था राज्य, मुगल राज्य में भी दीवान नामक एक मंत्री होते, जैसे राजा टोडरमल का नाम सुना होगा, अकबर के दीवान थे वो। ठीक है। वो जो है दीवान का काम यही होता था कि जो राजस्व का काम होता था,
जो राज्य की आमदनी का काम होता था उसे दीवान की देखरेख में रखा जाता था, दीवान ही उसको देखता था। और राज्य में उसका सहयोग करने के लिए वो तमाम अपने अधिकारी रखता था, ठीक है। और ये दीवान और अधिकारी जो है खेती की दुनिया में प्रवेश करते थे, क्योंकि खेती से ही उनको क्या है, कर लेना होता था, ठीक है। और उस कर से ही राज्य चलता था, ठीक है। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन की पैमाइश और होने वाले उत्पादन की खास किस्म की सूचना एकत्रित की। तो लोगों पर कर का बोझ यानी कितना कर लगना चाहिए, किसानों से हम उसके उत्पादन का कितना हिस्सा लें, ठीक है। तो यह निर्धारित करने से पहले मुगल साम्राज्य में भूमि की पैमाइश की गई और कितनी भूमि है और उत्पादन की खास खास किस्में कौन सी हैं, ठीक है, और किस जमीन में कितना उत्पादन होता है, यह सब पैमाइश की गई और इसका रिकॉर्ड भी रखा गया। अब देखिए, ये कर वसूल करने वाले अधिकारी हैं राज्य के, और ये गांव के सभी किसान हैं, ठीक है। जो अधिकारी लोग जो बताते हैं वो सब सुनने आए हैं अपना अपना रिकॉर्ड, और वो जो है उन्हें अदा करते हैं, ठीक है। भू राजस्व के इंतजाम के दो चरण थे, एक कर निर्धारण जिसे जमा कहते थे और दूसरा वास्तविक वसूली जिसे हासिल कहते थे, ठीक है। तो भू राजस्व निर्धारित करने से पहले दो बातें होती थी, जमा और हासिल। जमा का मतलब है कि हमें इस जमीन से इतना कर लेना है, ये निर्धारित करना। और दूसरा, जब वसूली होती थी तो कितना कर आया, वास्तविकता में कितना कर आया, यह देखा जाता था। तो दो बातें होती थी, एक कर का निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। यानी निर्धारण मान लो किया गया कि भाई चलो यहाँ से 500 रुपया आएगा, लेकिन वसूली कितनी हुई, 450 रुपये हुई या 400 हुई। तो जमा का मतलब होता था कि कर का निर्धारण किया गया कितना, जैसे 500 रुपये किसी जमीन पर कर का निर्धारण किया गया, ठीक है, तो वो जमा कहलाता था, ये निर्धारण था। लेकिन जो वास्तविक वसूली है वो 450 रुपये हुई, तो ये हासिल कहा जाता था। तो ये दो टर्म बहुत प्रयोग होते थे, जमा और हासिल, ठीक है। आप भी ध्यान करो, जमा क्या होती थी, जमा का मतलब होता था कि किसी भूमि पर कितना कर लगाया गया राज्य के अधिकारियों के द्वारा, वो जमा होती थी। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि उतना ही कर वसूला जाए। वास्तविक रूप में कितना कर वसूला गया, मान लो 450 रुपये वसूला गया, तो ये हासिल होता था। तो जमा और हासिल जो है दोनों में अंतर होता था। जितना जमा होता था उतना हासिल हो जाए इतना ऐसा बहुत कम होता था, ठीक है। इसलिए जमा और हासिल ये दो शब्द जो होते थे, ये मुगल राजस्व की एक टर्म है, इनको आप अच्छी तरह से समझिए, जमा और हासिल। जमा का मतलब है जितना कर निर्धारित कर दिया अधिकारियों ने, हासिल का मतलब है जितना कल वसूल किया गया वास्तविक रूप से, ठीक है। अमील गुजारों को यह निर्देश था कि वो खेतिहरों से कर की नगद वसूली और फसलों के भुगतान का विकल्प भी खुला रखें, ठीक है। जो अमील गुजार होते थे, यानी जो कर वसूल करने वाले अधिकारी होते थे, उनको अमील गुजार कहा जाता था। अभी भी उन्हें अमीन कहा जाता है, ठीक है। तो अमील गुजार जो होते थे वो किसानों से जब कर वसूल करने जाते थे तो उनको ये हिदायत थी कि वो नगद के रूप में, यानी मुद्रा के रूप में कर वसूल करें। लेकिन यह जरूरी भी नहीं था कि मुद्रा के रूप में, यदि वो फसल का उत्पादन भी उन्हें मिल रहा है तो वो उसे भी लें, ठीक है। तो दोनों तरह से कर लेने का सिस्टम था, नगद भी और फसल के रूप में भी, ठीक है। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखता था, लेकिन कभी कभी इतनी वसूली करना संभव नहीं होता था। यानी जो जमा होती थी वो हमेशा ज्यादा होती थी, राज्य जो है अपने हिस्से को ज्यादा ध्यान देता था। कर निर्धारित करने वाले जो अधिकारी होते थे वो राज्य का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा निर्धारित करते थे, ठीक है। लेकिन हासिल जो है उतना नहीं हो पाता था, ठीक। हासिल जो है वो कम होता था, जमा हमेशा ज्यादा रहता था। राज्य जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई करवाता था, लेकिन जंगलों से घिरे हुए क्षेत्र की नपाई नहीं हो पाती थी, ठीक है।
राज्य जुती हुई जमीन यानी ऐसी जमीन जिसमें निरंतर खेती हो रही है उसकी भी नपाई करता था, और ऐसी जमीन जो कई साल से जोती नहीं गई है उसकी भी नपाई करता था। यानी राज्य जो है हर प्रकार की जमीन की नपाई करता था, लेकिन जो जंगलों की जमीन होती थी उसकी नपाई नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो कृषि योग्य जमीन और जिस पर कई सालों से कृषि नहीं हो रही, जैसे बंजर है, चचर है, तो ऐसी जमीनों की भी नपाई जो है राज्य करवाता था। अब देखिए भूमि का वर्गीकरण, मुगल साम्राज्य का जो रिकॉर्ड था भूमि का, उसमें भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था ये देखिए आप। यानी आईने अकबरी, जो अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी थी, उस आईने अकबरी में उसने भूमि का वर्गीकरण किया था। यानी किसानों पर, किसानों के अधिकार में जितने तरीके की भूमि थी उसका वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, जिसके आधार पर उसकी पैमाइश हो सके और जमा निर्धारित किया जा सके। ठीक है, तो पहले भूमि का वर्गीकरण होता था। तो देखिए राज्य द्वारा भूमि का वर्गीकरण किया गया और हर एक के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया गया। ठीक है, तो इसमें पहली जो भूमि होती थी उसे पोलज कहते थे। पोलज, पोलज कौन सी जमीन होती थी? वह जमीन जिस पर हर साल खेती होती थी और कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी, ऐसी जमीन पोलज होती थी। तो स्वाभाविक बात है इस पर जो कर होगा वो भी ज्यादा होगा, राजस्व भी इस पर ज्यादा होगा। दूसरी होती थी परौती। पहली कौन सी होती थी? पोलज, जिस पर हर साल खेती होती थी, कभी खाली नहीं होती थी। परौती वह जमीन जिस पर उर्वरता को बनाने के लिए कुछ समय के लिए खेती छोड़ दी जाती थी। ठीक है, यानी 1-2 साल जिस पर फसल उत्पादित की, फिर लगा कि इसकी उर्वरता कम हो रही है तो उसे 1 साल के लिए छोड़ दिया। ठीक है, परौती छोड़ दिया उसे, उसे जोतते रहे उसे। ठीक है, लेकिन उसमें कोई फसल पैदा नहीं की, तो ऐसी जमीन को परौती कहा जाता था। ठीक है, अब इसमें जो लगान अधिकारी है वो लगान निर्धारित करेंगे, यानी जमा निर्धारित करेंगे, तो इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है इसमें। अब तीसरी जो भूमि थी वो चचर थी। इसमें जमीन जो 3 या 4 वर्षों के लिए जो जमीन खाली छोड़ दी जाती थी उसको चचर कहते थे। ऐसी जमीन जो 3 या 4 वर्षों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी उसको चचर कहते थे। तो अभी देखिए कितने भाग हो गए। पोलज, जिसमें हर साल खेती हो रही है, कभी खाली नहीं छोड़ी जाती। परौती, जिसमें उर्वरता को बनाने के लिए कुछ समय के लिए 1-2 साल बाद के जो जमीन को खाली छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो उसे परौती कहते थे। चचर वो होती थी जिसे 3-4 वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। और चौथी होती थी बंजर। पोलज, परौती, चचर, बंजर। बंजर कौन सी होती थी? वह जमीन जिसमें 5 या उससे अधिक सालों से खेती न की गई हो, 5 वर्ष या उससे अधिक सालों से खेती नहीं की गई हो, ऐसी जमीन को बंजर कहते थे। तो मुगल काल में जमा निर्धारित करने से पहले अधिकारी भूमि का वर्गीकरण करते थे। ठीक है, और उस वर्गीकरण में भूमि को 4 हिस्सों में बांटा गया था: पोलज, परौती, चचर और बंजर। ठीक है, बंजर वह जमीन थी जिसमें 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती न की गई हो। तो राज्य हर किस्म की जमीन के औसत उत्पाद को जोड़कर उसका 1/3 राजस्व लेता था। ठीक है, अब इसमें मान लो जो उत्पादन हो रहा है, हर साल उत्पादन हो रहा है इसमें, तो उसका 1/3 भाग, इसमें 2-3 साल में जो उत्पादन हो रहा है उसका 1/3 भाग, इसमें 3-4 सालों के बाद जो उत्पादन हो रहा है उसका 1/3 भाग, और इसमें 5-6 साल के बाद जो उत्पादन हो रहा है उसका 1/3 भाग। तो राज्य का जो राजस्व था वो औसत उत्पाद का 1/3 भाग निर्धारित किया जाता था, जमा होता था वो। ठीक है, लेकिन वसूली जो है वो वास्तविक रूप से जो वसूली होती थी, ठीक है, उसी को हासिल कहा जाता था। तो जमा और हासिल, वास्तविक वसूली अलग होती थी। किसान की बहुत सारी परिस्थितियां होती थी, उसे अधिकारी भी समझते थे, तो उस आधार पर जो हासिल होता था वो जमा के हिसाब से नहीं होता था, हासिल वास्तविक वसूली को कहा जाता था। अब देखिए फसल के रूप में राजस्व लेने के तरीके क्या थे। यानी 2 तरह से राजस्व लिया जाता था। एक तो नगद लिया जाता था, जो व्यक्ति नगद दे सकता था वो नगद,
और जो नगद नहीं दे सकता था उससे जो कृषि का उत्पादन होता था उसके आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता था। कैसे? एक तो कनकूद तरीका था, इसमें अनाज का अंदाजा ढेर लगाकर किया जाता था। यानी जब अनाज उत्पादित किया जाता था तब उस समय अनाज को गहाई करने के बाद उसका ढेर लगाया जाता था और 2-4 लोगों को वहाँ बिठाया जाता था। कोई कहता था 10 है, कोई 10.5 है, कोई 12 बताता था, कोई 11 बताता था। तो इस तरह से जो भूमि का एक जो अनुमान लगाया जाता था, उस अनुमान का 1/3 हिस्सा जो होता था उसे उसे टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। तो अनाज का ढेर लगा करके उसका अनुमान करना कनकूद कहलाता था। कण का मतलब होता है कण, यानी अनाज का दाना, और कूद का मतलब है उसका अनुमान लगाना। तो कनकूद जो है उसका शाब्दिक अर्थ है अनाज के ढेर का, अनाज के दानों का अनुमान लगाना। तो इसमें दाने निकलने के बाद में ये किया जाता था। दूसरा होता था बटाई या भावोली। इसमें फसल को काटकर जमा करके सभी पक्षों की मौजूदगी में रजामंदी से बंटवारा होता था। फसल को काट लिया जाता था, उसको जमा किया जाता था और फिर उसका वहाँ 10-5 लोग बैठते थे, सब आपस में फिर बटाई करते थे कि भाई ये जो है इतनी चीज़ जो है राज्य की है और इतनी किसान की है। तीसरा होता था खेत बटाई। बीज बोने के बाद खेतों को बांट लिया जाता था। मान लो किसी आदमी के पास में 50 बीघा जमीन है और 1/3 यानी 16 16.5 बीघा जो है, 1/3 उत्पादन जो है वो राज्य का भू राजस्व होता था। तो उतनी जमीन को राज्य को दे दिया जाता था बुआई करने के बाद। ठीक है, तो राज्य जो है उसमें से अपना टैक्स ले लेता था। इसको खेत बटाई कहते थे। तीसरा है लाख बटाई, यानी फसल उग गई, पक गई, उसको काट लिया तो उसके जो ढेर अनाज जो लाख होता था उसका, उस लाख को इकट्ठा किया जाता था और उसकी फिर बटाई की जाती थी। तो वो भी राज्य का एक प्रकार से राजस्व वसूल करने का एक तरीका था। तो फसल के रूप में राज्य जो है 4 तरीके से राजस्व वसूल करता था। एक कनकूद के आधार पर, दूसरा बटाई या भावोली के रूप में, तीसरा खेत बटाई और चौथा लाख बटाई। तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य में फसल के रूप में राजस्व इकट्ठा करने के तरीके निर्धारित किए गए। कनकूद, बटाई या भावोली, खेत बटाई और लाख बटाई। ठीक है, ये जो है अनाज के रूप में यानी फसल के रूप में जो राजस्व वसूल किया जाता था वो ये 4 तरीके से किया जाता। भूमि का वर्गीकरण किया गया। उसमें भूमि कितने तरह की होती थी? पोलज, परोती, चचर, बंजर। पोलज जो हर साल कृषि उत्पादन देती थी, कभी खाली नहीं रहती थी। परोती 1-2 साल बाद खाली छोड़ दी जाती थी, 1-2 साल के लिए। ठीक है, चचर 3-4 साल के बाद में खाली छोड़ दी जाती थी या 3-4 साल खाली रहती थी। और परोती वो थी, बंजर वो थी जो 5 और उससे अधिक साल के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। तो इस तरह से अलग अलग जमीन के अलग अलग लगान थे। ये जो है मुगल काल में इस तरह की व्यवस्था आईने अकबरी में की गई थी। मुगल काल में चांदी का बहाव। अब देखिए, चांदी मुगल काल में बहुत ज़्यादा आती थी। उसका क्या कारण था? इटली के मुसाफिर जोवानी कारेरी ने जो 1690 ईस्वी में भारत आया था, मुगल साम्राज्य में बाहर से आने वाली सोना चांदी का जिक्र किया है। मुगल साम्राज्य में बाहर से सोना चांदी बहुत आता था। ये इटली के मुसाफिर जोवानी कारेरी ने बताया, जो 1690 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, 1690 ईस्वी में जब वो भारत आया उस समय यहाँ औरंगजेब का राज्य था। ठीक है, औरंगजेब सम्राट था उस समय पर। ठीक है, तो उसने भारत में बाहर से आने वाली सोना और चांदी का जिक्र किया है। वो क्या है देखिए, 16वीं-17वीं सदी में पूरी दुनिया में 4 साम्राज्य, जैसे भारत में मुगल साम्राज्य, चीन में मिंग साम्राज्य, ईरान में सफावियों का साम्राज्य और तुर्की में ओटोमन साम्राज्य ने सत्ता और संसाधनों पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी। सत्ता पर भी और संसाधनों पर भी अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी। वो ये बात बताता है जोवानी कारेरी।
इन साम्राज्यों की स्थिरता से चीन से लेकर भूमध्य सागर तक, यूरोप, नई दुनिया तक और यूरोप से एशिया तक राजनीतिक स्थिरता ने स्थलीय और समुद्र पार व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। तो इन राज्यों में क्या था, राजनीतिक स्थिरता थी, साम्राज्य लंबे समय तक चले, ठीक, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी थी, इसलिए समुद्र पार जो व्यापार था उसको भी काफी बढ़ावा दिया गया था। अब देखिए, ये चांदी के सिक्के थे मुगल काल में, ये अकबर के द्वारा जारी किए गए सिक्के थे चौकोर टाइप के, और ये औरंगजेब के द्वारा जारी किए गए सिक्के थे, ठीक है। तो ये चांदी के सिक्के जो है ये मुगल काल में बहुतायत में चलते थे, यही मुद्रा थी उस समय की, ठीक है, जो इस बात को बताती है कि मुगलों के खजाने में चांदी बहुतायत में थी, चांदी बहुत ज्यादा थी उनके पास। चांदी सोना नई दुनिया से यूरोप, यूरोप से तुर्की, तुर्की से ईरान और अंततः ईरान से भारत की वस्तुओं का भुगतान होता था, जिससे यह धातु भारत में प्रचुर मात्रा में हो गई थी। तो नई दुनिया का मतलब होता था उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि ये उसी समय खोजे गए थे। तो यहाँ से तमाम यूरोपियन लोग जाते थे और यहाँ की खदानों में से सोना चांदी निकाल करके लाते थे, ठीक, और वो यूरोप से तुर्की जाता था और तुर्की से ईरान जाता था, और ईरान से वस्तुओं के भुगतान के लिए वो भारत आ जाता था, क्योंकि भारत में तैयार चीजें, भारत की चीजों की उस समय दुनिया में बहुत बड़ी डिमांड थी। भारत के मसाले, भारत की शिल्पकारी की वस्तुएं, ठीक है, इनकी दुनिया में उस समय बहुत बड़ी डिमांड थी, और ये सभी चीजें व्यापारियों को सोने चांदी के बदले में दी जाती थी। सोना चांदी बहुत इकट्ठा हो गया था उस काल में। इस काल में भारत में धातु मुद्रा, विशेष रूप से चांदी के रुपयों की अच्छी स्थिरता से मुद्रा का संचार हुआ। व्यापार एवं राजस्व उगाही में नकदी के आधार पर होने लगा। व्यापार भी अब वस्तु विनिमय नहीं रहा, क्योंकि मुद्रा बन गई, तो अब मुद्रा के आधार पर अपनी चीजों को बेचना और दूसरी चीजों को खरीदना मुद्रा के आधार पर संभव हो गया। दूसरा, राज्य जो कर लेता था वो भी अब वस्तुओं के रूप में कम लेता था, नगद के रूप में ज्यादा लेता था, क्योंकि मुद्रा चलने लग गई थी। तो इस तरह से मुद्रा से राजस्व की उगाही नगदी के रूप में होने लगी, मुद्रा का संचार भी बढ़ गया और व्यापार में भी उसका बहुत बड़ा उपयोग होने लगा। करेगी लिखता है कि यूरोप जाने वाली सभी वस्तुएं नगद खरीदी जाती हैं, जिससे सारा सोना चांदी भारत में ही रह जाता है। इस प्रकार पूरी दुनिया का सोना चांदी भारत में एकत्रित हो रहा था। अब यूरोप में जितनी भी चीजें जाती थी, भारत से जो चीजें निर्यात होती थी, तो वो निर्यात करने से पहले उन चीजों को सोने चांदी से बेचते थे। तो जो निर्यातक इन वस्तुओं को खरीदने आते थे वो सोना चांदी लाते थे, वो भारतीयों को देते थे और वहां से उन वस्तुओं को खरीदते थे और दुनिया में ले जाकर के वो अपना मुनाफा कमाते थे। लेकिन अंततः उनके मुनाफे की जो कीमती धातुएं थी वो भारत में ही आती थी। अब देखिए, ये कपड़े का व्यापारी है, ये कपड़े की इस तरह से व्यापार होता था, और वो व्यापारी लोग जो है, कपड़े की एक दुकान है ये, इस पे ये दिखाया जा रहा है कि इस तरह से कपड़े का उत्पादन जो है बड़े स्तर पर होता था। अब देखिए, ये भाई साहब अबुल फजल है, ठीक, इन्होंने आईने अकबरी लिखी थी। ये अबुल फजल है, ये अबुल फजल है। ये अबुल फजल अपनी पुस्तक आईने अकबरी को सम्राट को गिफ्ट कर रहे हैं, अकबर को, ठीक है। तो ये अबुल फजल साहब हैं, ठीक है, ये भी और ये भी, ये सम्राट को अपनी आईने अकबरी इनके हाथ में है, ये उसे दे रहे हैं, ठीक है। अबुल फजल की आईने अकबरी क्या थी? आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण का ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जो अकबर के शासन के 42वें वर्ष में, यानी 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद पूरी हुई, ठीक है। 1598 ईस्वी में ये पूरी हुई। इसमें आंकड़ों का वर्गीकरण था, ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी ये, ठीक है। तो अकबर के शासन के 42वें वर्ष में 1598 में जो इसके लेखक थे
उन्होंने 5 बार इसे संशोधित किया, तब जो है सम्राट को इसे पेश किया। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा 3 जिल्दों में है। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा था, तो उसकी 3 जिल्द बनाई थी, ठीक है, जिसमें पहली 2 जिल्दों में ऐतिहासिक दास्तान है। जो अकबर के समय की जो ऐतिहासिक घटनाएं थी वो सब अकबरनामा में पहली जो 2 जिल्द थी उनमें रखी गई हैं। तीसरी जो जिल्द थी अकबरनामा की वो आईने अकबरी थी, ठीक है। यानी अकबरनामा 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहले 2 हिस्से जो थे उनमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन था, और तीसरी जो जिल्द थी वो आईने अकबरी कहलाती थी, ठीक है। अबुल फजल जो अकबर का दरबारी इतिहासकार था, उसके नवरत्नों में से एक था, ठीक। उस अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, तो अकबरनामा के 3 जिल्द थी। पहली 2 जिल्दों में अकबर के समय की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है, और जो तीसरी जिल्द थी वो आईने अकबरी थी। क्लियर? और आईने अकबरी में शाही नियम कानूनों के सारांश और साम्राज्य के राजपत्र की शक्ल में संकलित है। साम्राज्य जो भी राजपत्र निर्धारित करता था, जो भी भेजता था, उनको आईने अकबरी में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता था। अब आइन में क्या क्या है? दरबार, प्रशासन, सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत, प्रांतीय भूगोल, साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज, सरकार के तमाम विभागों की सूचना, और सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं जो है आईने अकबरी देती है। अब देखिए आईने अकबरी में क्या क्या है। दरबार का वर्णन है, प्रशासन का वर्णन है, सेना के संगठन को बताया गया है आईने अकबरी, राजस्व के क्या क्या स्रोत थे, कहाँ से जो है राज्य जो है वो राजस्व लेता था, प्रांतों के भूगोल के बारे में उसमें बताया गया है, साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज क्या थे उस समय भारत के, वो बताए गए हैं, सरकार के तमाम विभागों की सूचना है उसमें, और सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं भी इसमें मिलती हैं। अलग अलग जो सूबे थे मुगल काल के, उनके बारे में भी तमाम जो पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं होती थी वो यहाँ पर मिलती हैं। ये देखिए आईने अकबरी है, इसमें अकबर का चित्र बना हुआ है, ठीक है, और ये आईने अकबरी है। ये अकबरनामा की तीसरी जिल्द है, ठीक। अकबरनामा एक पुस्तक थी, उसकी 3 जिल्द थी। 2 जिल्दों में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है, और तीसरी जिल्द जो है वो आईने अकबरी है। अब आईने अकबरी में क्या है? साम्राज्य के सभी रिकॉर्ड जो है आईने अकबरी में थे, ठीक है। अब देखिए आईने अकबरी के 5 भाग थे, ठीक। आईने अकबरी के 5 चैप्टर थे। आईने अकबरी जो बुक थी उसके 5 चैप्टर थे। पहले चैप्टर को मंजिल आबादी कहा जाता था। इसमें शाही घर और परिवार के रखरखाव के नियम कानून थे। यानी शाही जो राजघराना होता था, उस राजघराने के लोगों के रिकॉर्ड इसमें रखे जाते थे, और उनका किस तरह से रखरखाव करना है, उनकी किस तरह से मेंटेनेंस करनी है, कैसे उनकी सेवा चाकरी करनी है, उनको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनका निर्माण कैसे होना है। तो ये सब चीज़ें मंजिल आबादी में होती थी, इन चीज़ों का विवरण। दूसरी थी सिपह आबादी। इस सिपह आबादी में क्या होता था? सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था। सैनिक किस किस तरह के होंगे, ठीक, नागरिक प्रशासन कैसा होगा, नौकर कैसे होंगे, इन सब का डिटेल जो होता था वो सिपह आबादी में होता था, ठीक है। और तीसरी होती थी मुल्क आबादी। इसमें साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलू तथा राजस्व की दरों के आंकड़े एवं 12 प्रांतों का बयान, ये जो है मुल्क आबादी में होता था। तो आप देखिए ये आईने अकबरी के 3 भाग, मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी, इन तीनों में प्रशासन से संबंधित जानकारी होती थी।
ठीक है। मंजिल आबादी, सिपह आबादी, मुल्क आबादी है। ठीक है। मंजिल आबादी में राजा जो सम्राट होता था उसका घर और उसके परिवार का रख रखाव। ठीक है। दूसरी सिपह आबादी जो भाग था उसमें सैनिक, नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था। और तीसरी मुल्क आबादी में साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलू तथा राजस्व की दरों के आंकड़े एवं 12 प्रांतों का बयान, ये मुल्क आबादी। तो ये 3 भाग जो थे वो प्रशासन के ऊपर थे। ठीक है। आईने अकबरी के जो 3 भाग थे वो प्रशासन के ऊपर थे। चौथी किताब जो होती थी उसमें भारत के बारे में वर्णन था। चौथी किताब में भारत के बारे में वर्णन था और वो वर्णन क्या था? मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीत रिवाज। ठीक है। भारत के मजहबी यानी धार्मिक रीत रिवाज, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीत रिवाजों की जानकारी चौथी किताब में होती थी। और जो 5वीं किताब थी उसमें अकबर के द्वारा कहे गए शब्दों का वर्णन है। अकबर ने जो शब्द आईने अकबरी को लेकर के कहे, अकबर ने जो शब्द अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के कहे, वो सभी शब्दों का वर्णन जो है वो 5वीं किताब में है। तो इस तरह से आईने अकबरी के 5 चैप्टर थे। एक मंजिल आबादी, दूसरा सिपह आबादी, तीसरा मुल्क आबादी, चौथी किताब और 5वीं किताब। ठीक है। चौथी किताब में भारत का वर्णन था। ठीक। इसमें भारत वर्णन था। और 5वीं किताब में अकबर के शब्द। 5वीं किताब में अकबर के शब्द थे। ठीक है। तो इस तरीके से आईने अकबरी के 5 भाग थे। इनको दफ्तर कहा जाता था। ठीक। आईने अकबरी के जो 5 भाग थे उनको दफ्तर कहा जाता था, जिसमें से 3 भाग प्रशासन के थे। प्रशासन का वर्णन था जिसमें मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी। और चौथी किताब थी उसमें भारत का वर्णन था। और 5वीं जो किताब थी उसमें अकबर के शब्द लिखे हुए थे। अकबर ने जो अबुल फजल वगैरह से कहे थे, जो शब्द कहे थे, वो शब्द इसमें लिखे हुए थे प्रशासन के बारे में। ठीक है। अब ये देखिए, ये अकबर ने इसको 1598 ईस्वी में इसको कंप्लीट कर लिया था। आईने अकबरी को 5 बार संशोधित किया गया। लेखकों ने इसको 5 बार संशोधित किया और संशोधित करने के बाद में ये जो है सम्राट को, अबुल फजल जो है सम्राट को इसे दे रहा है। ठीक है। अब आईने अकबरी के ऊपर कुछ लोगों ने टिप्पणियां भी की हैं, जो इतिहासकार हैं उन्होंने आईने अकबरी के ऊपर टिप्पणियां की है कि आईने अकबरी किस तरह की पुस्तक थी। यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की नकल से कहीं बढ़कर है। यानी आधिकारिक जो दस्तावेज होते थे, ठीक है, उनकी नकल से बढ़कर के है किताब। यानी इसमें कुछ और ज्यादा जानकारियां हैं, जिसकी पांडुलिपि को लेखक ने 5 बार संशोधित किया है। आईने अकबरी की जो पांडुलिपि थी, यानी जो हाथ से लिखी गई थी, उसको 5 बार संशोधित किया गया है। तीसरी बात है, सांख्यिकी वाले आंकड़ों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया है। जो आंकड़े अंकों से लिखे गए हैं, अंक से लिखने के बाद उसको फिर शब्दों से भी लिखा गया है। जैसे मान लिए उसमें 10 लिखा गया है तो 10 पहले अंक से लिखा गया है और फिर 10 उसे शब्द से भी लिखा गया है। तो इस तरह से लिखा गया है। चौथी बात, आंकड़ों का जोड़ करने में अंकगणितीय कमियां या सहयोगों की भूल चूक भी हो सकती है। जो आंकड़ों का जोड़ किया गया है उसमें कमियां हैं, उसमें कई भूल चूक हैं। ठीक है। अर्थात वो पूरी तरह से
जोड़ जो है सही नहीं है। तो ये जो सहयोगी लोग होंगे उनकी गलतियां हो सकती है, उनकी कमी हो सकती है। ठीक है। विभिन्न सूबों के बारे में संख्यात्मक आंकड़ों में विषमता है। जो संख्यात्मक आंकड़े दिए गए हैं वो अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग सूबों के अलग अलग हैं। ठीक है। एक ही एक प्रांत के आंकड़े दूसरे प्रांत पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है। अगला, कीमतों और मजदूरी की दरें राजधानी आगरा है उसके इर्द गिर्द के इलाकों की हैं। कीमतों और मजदूरी की दरें जो निर्धारित की गई है, मजदूरों को कितना वेतन देना चाहिए और किस वस्तु की क्या कीमत रहेगी, ये दोनों बातें जो है राजधानी के आसपास तो मान्य होती होंगी, लेकिन राजधानी से दूर के इलाकों के लिए ये कोई प्रासंगिक चीज नहीं है, क्योंकि वहाँ की अपनी मांग और पूर्ति अलग होती थी, तो कीमतें अलग होंगी, वहाँ की मजदूरी की दरें अलग होंगी। लेकिन ये राजधानी के आसपास की मजदूरी की दरें और कीमतों का विवरण इसमें है। तो ये आईने अकबरी के ऊपर इतिहासकारों की टिप्पणियां हैं। इतिहासकारों को आईने अकबरी में ये चीजें इस तरह से मिली है। अब देखिए मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव क्या है। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बना था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया और वो मुगल बादशाह बन गया 1526 में। 1530 से 40 तक हुमायूं का शासन का पहला चरण था। ठीक है। 1530 से 40 तक हुमायूं के शासन का पहला चरण है। 1540 से 1555 तक शेर शाह से हारकर हुमायूं ईरान के सफावी दरबार में चला गया और वहां का प्रवासी बनकर के रहा 15 वर्ष तक, क्योंकि उस समय यहाँ पर शेर शाह का शासन आ गया था। 1555 से 56 तक हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से हासिल करता है। यानी शेर शाह 1540 में मर गया। ठीक। उसके बाद उसके वंशज भी धीरे धीरे करके खत्म हो गए और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें जो है दोबारा से जो है इनको राज्य हासिल हुआ। 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा। ठीक है। 1556 के युद्ध के बाद में 1556 में हुमायूं की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। और उसके बाद उसका पुत्र जो है अकबर, उसका राज्य आ गया। 1605 से 1627 तक अकबर के पुत्र जहांगीर का शासनकाल था। 1628 से 1658 तक शाहजहां का शासनकाल था जो जहांगीर का पुत्र था। ठीक। 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। ठीक है। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को पूरी तरह से उसने लूटा। नादिर शाह अफगानिस्तान का शासक था, उसने दिल्ली को बुरी तरह से लूटा था 1739 में। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हरा दिया था। ये भी नादिर शाह का उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली। इसने पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो आप देखिए 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 1556 में दूसरा युद्ध। ठीक। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए गए। ठीक है। बंगाल के दीवानी अधिकार 1765 में। और 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते और देश निकाला देकर उसे रंगून, यानी आज का यांगून जो म्यांमार की कैपिटल है, वहां पर भेज देते हैं। कब? 1857 में। तो 1857 में मुगलों का जो अंतिम सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसको अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया और इस तरीके से 1526 में स्थापित हुआ मुगल साम्राज्य 1857 में पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है। तो ये मुगल साम्राज्य की काल रेखा है। ठीक है। और इतिहास के मुख्य पड़ाव इसमें है, ये देखिए आप। इस प्रकार हमारे इस पाठ 8 आज पूरा होता है। इसके तीनों पार्ट पूरे हो चुके हैं। ठीक है। अब हम
अगले बार से जो सेशन स्टार्ट करेंगे वो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेशन होगा। पाठ 8 हमारे हिस्ट्री के हो चुके हैं। अब हम पॉलिटिकल साइंस के लेसन लेंगे और उसके बाद फिर ज्योग्राफी के लेंगे। जब इन दोनों के इतने इतने हो जाएंगे तो फिर जो बाकी बचे हुए लेसन हैं उनको इसी क्रम से लेंगे। तो आज हमारा इतिहास की जो क्लासें हैं वो आज से हमारी कुछ समय के लिए टल जाएंगी और अब कल से हमारी जो क्लासें शुरू होंगी वो पॉलिटिकल साइंस की होंगी। पॉलिटिकल साइंस के लेसन हम पूरा करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के लेसन पूरा करेंगे, फिर हिस्ट्री पर आएंगे जो बाकी बचे हुए लेसन बचे हैं। तो अभी हमारे 8 लेसन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। उनके अलग अलग पार्ट हैं। सभी लेसन जो है 3 पार्ट में है, केवल पार्ट 3 को छोड़कर। पार्ट 3 के 2 पार्ट हैं, बाकी सभी लेसन के 7 के 21 और 2 23, अर्थात हमारे 23 वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आप सब लोग जिस भी पार्ट को जब भी पढ़ना चाहें हमारी प्लेलिस्ट को खोल करके पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद इतना अधिकार हमारा बनता है कि आप उन्हें सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट लिखें, ठीक, और उसे लाइक करें। इतना अधिकार हमारा बनता है, वो आप हमें अवश्य दें। और अपनी नॉलेज बढ़ाएं, वीडियो को बार बार देखें, मोबाइल से देखें, खाली समय में देखें, ठीक है, और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। पूरा एनसीईआरटी का डिटेल विवरण देते हुए ये वीडियो हमने तैयार किए हैं, जिससे कि आपको 100% जानकारी पूरी हो, ठीक है। आज हमारा हिस्ट्री का जो पड़ाव है वो यहीं पे होता है, ठीक है। और अगले सेशन से हम पॉलिटिकल साइंस शुरू करेंगे। जय हिंद।